गुड मॉर्निंग ऑल। नमस्कार भैया। कैसे हैं आप लोग? पढ़ाई लिखाई ठीक ठाक चल रही है? अच्छी बात है, पढ़ाई लिखाई चलना भी चाहिए। और ठंडी बढ़ रही है तो पढ़ाई तेज होनी चाहिए। और बीमारियां, डेंगू वगैरह हर जगह फैला हुआ है, आप लोग कुछ बचाव के रहिए। बचाव जरूरी है, कोई इलाज तो है नहीं डेंगू का। तो आप लोग अपने आप को सुरक्षित रखें। पिछली कक्षा कहाँ तक पढ़े थे? अपेक्षित घनत्व, डेंसिटी। चलिए, आज दाब से शुरू करते हैं। प्रेशर। ठीक है, चलिए देखिए क्या कह रहा है। दाब यानी प्रेशर किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर, किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। दाब एक अदिश राशि है और जिस वस्तु का क्षेत्रफल जितना कम होगा वह किसी सतह पर उतना अधिक दाब लगाती है। अभी समझिए, एकांक क्षेत्रफल किसी सतह के, ये सरफेस है, इस सरफेस के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल। मान लीजिए यहाँ पर एक बल लगाया हमने, ठीक है, और ये क्षेत्रफल, इस क्षेत्रफल पर लगने वाले इस बल को, पूरे सरफेस पे तो बल नहीं लगा, इस पे लगा। हाई एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि यहाँ एक कील, हमने कील ठोकनी चाहिए। जब उस कील को ठोकने के लिए हमने कील पर प्रेशर दिया, कील के माध्यम से प्रेशर दिया, तो कील का जो एकांक क्षेत्रफल है, जो आगे का नुकीला भाग है, वो धंस जाता है। ठीक है, वही दाब है, वही प्रेशर है। जितना प्रेशर दिया उस पर उतना ही वो। अब क्या कह रहा है, जिसका जितना क्षेत्रफल, और एक मोटा बोल्ट ले लीजिए उसको ठोकिए, तो दबाव सबसे ज्यादा किस पर पड़ेगा? कील पर। क्यों? क्योंकि उसका क्षेत्रफल कम है। यही इसमें कह रहा है ये, कि जिस वस्तु का क्षेत्रफल जितना कम होगा वह किसी वह सतह पर उतना अधिक दाब लगाती है। समझ में आई बात? ठीक। तो ये तो हो गया दाब। अब आइए, दाब में और भी कई हैं। तो पर्यावरणीय दाब देख लीजिए, वायुमंडलीय दाब देख। ये तो मानव जनित दाब था। पृथ्वी के परितः एक वायुमंडल है, हम सभी जानते हैं कि हम जहां पर हैं वहां चारों ओर एक वायुमंडल है। पृथ्वी के चारों ओर उपस्थित वायु, गैस एवं गैसों का समूह वायुमंडल कहलाता है। वायुमंडल क्या है? पृथ्वी के चारों ओर उपस्थित वायु गैसों का समूह वायुमंडल कहलाता है। जब इस वायुमंडल का दबाव पृथ्वी पर स्थित वस्तुओं पर पड़ता है तो उसे वायुमंडलीय दाब कहते हैं। वायुमंडल वह है जो विभिन्न प्रकार की वायु गैस का समूह है पृथ्वी पर। और वायुमंडलीय दाब क्या है? यही वायुमंडल जब पृथ्वी पर स्थित वस्तुओं पर कोई प्रेशर देता है, कोई दबाव बनाता है, तो उसे क्या कहते हैं? वायुमंडलीय दाब। वायुमंडलीय दाब पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर घटता जाता है। ठीक है, सरफेस से जितना ऊपर जाएंगे उतना ही इसका वायु का दाब कम होगा। और लगभग प्रत्येक 110 मीटर की ऊंचाई बढ़ने पर 1 सेमी पारा का दाब कम हो जाता है।
अब प्रेशर को नापते कैसे हैं ये तो आप जानते ही हैं ना, बैरोमीटर। तो उसमें 1 सेंटीमीटर का दाब कम दिखाता है बैरोमीटर। कितना? प्रत्येक 110 मीटर की ऊंचाई पर। इसी क्रम में ये घटता जाता है और लगभग 29,000 किमी की ऊंचाई पर खत्म हो जाता है। ठीक है, यह इतनी ऊंचाई पर खत्म हो जाता है। वायुमंडलीय दाब कम होने पर, अधिक ऊंचाई पर अंतरिक्ष यात्रा करने पर आंख कान की धमनी फट जाती है। ये कह रहा है कि वायुमंडलीय दाब चूंकि ऊपर कम हो जाता है, तो जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वायुमंडलीय दाब कम होता जाएगा, और जब कम होता जाएगा तो ऊपर अंतरिक्ष की यात्रा अगर करते हैं आप विदाउट एनी सपोर्टिंग एक्सिस्टेंस के, बिना किसी सहायक उपकरण के, तो ये कह रहा है कि आंख और कान की धमनियां फट जाती हैं, नसें फट जाती हैं, खून निकलने लगता है, खून का रिसाव होने लगता है, क्योंकि वहां वायुदाब होता नहीं है। तो इस वजह से वहां पर फट जाती हैं। वायुमंडलीय दाब के कारण हवाई जहाज से यात्रा करते समय फाउंटेन पेन की स्याही निकाल दी जाती है। फाउंटेन पेन जानते हैं, इसमें निब लगी होती है, पीछे स्याही भरी होती है। ठीक है, तो अब तो खैर फाउंटेन पेन बहुत कम लोग इस्तेमाल करते हैं, इस्तेमाल भी हो रहा है फाउंटेन पेन का, लेकिन बहुत कम लोग करते हैं। लेकिन पहले अधिक मात्रा में फाउंटेन पेन का इस्तेमाल होता था। तो हवाई जहाज की यात्रा करते समय ये सलाह दी जाती थी कि फाउंटेन पेन को खोल करके उसकी स्याही निकाल, नहीं तो वो बह जाती है। ठीक है ना। अब जब धमनी फट जाएगी तो फाउंटेन पेन की स्याही तो निकल ही सकती। पहाड़ों पर खाना बनाने में देर हो जाती है। ऊपर पहाड़ों पर खाना बनाने में टाइम लगता है, क्यों? वहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है, वायुमंडलीय दाब कम है, तो दाब कम है तो कम ताप पे उबलने लगता है वहाँ पे। ठीक है, तो कम ताप पे उबलेगा तो जल्दी से नहीं पकेगा, इसीलिए प्रेशर कुकर होता है। प्रेशर कुकर में वायुमंडलीय दाब को हटा देने के लिए, वहां से वायुमंडलीय दाब नहीं रहता है प्रेशर कुकर के अंदर, खाना 100 डिग्री टेम्परेचर पे पकता है, जल्दी पक जाता है। पहाड़ों पर जाएंगे 70 डिग्री या 75 डिग्री टेम्परेचर पर ही उबलने लगता है, तो वहां जल्दी से नहीं पक पाता है। कम टेम्परेचर पे उबल गया ना कोई चीज, प्रेशर है ज्यादा वहां, बहुत कम है। कुकर में प्रेशर ज्यादा बनता है। ठीक है, इस वजह से। आइए आगे देखिए। पहाड़ों पर खाना बनाने में देर हो जाती है क्योंकि वहां पर जल 71 डिग्री सेल्सियस ताप पर उबलने लगता है। ये देखिए लिखा हुआ है, क्योंकि वहां पर 71 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलने लगता है पहाड़। समझ में आ रही बात? तो जब कोई चीज अगर 71 डिग्री सेल्सियस पर उबल रही है और ये 100 डिग्री सेल्सियस पर उबल रही है, तो यहाँ पर तो ज़्यादा टेम्परेचर पे उबल रही है ना, तो ये पहले पक जाएगा। ठीक है, ये पहले पक जाएगा, ये बाद में पकेगा। ठीक। वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर से मापा जाता है, जैसे हमने ऊपर भी बताया कि वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर से नापा जाता है। बैरोमीटर में किसका प्रयोग होता है? पारे का प्रयोग होता है। ठीक है, और बैरोमीटर पर 76 सेंटीमीटर की माप अंकित होती है। यानी ये आप ऐसे समझ लीजिए कि 76 सेंटीमीटर की एक क्षण, ये एक ट्यूब होती है, हाँ, जिसमें पारा भरा होता है, और उसी में पारे का अप डाउन या ऊपर चढ़ना नीचे उतरना ही वायुमंडलीय दाब का निर्धारण का कारक बनता है। ठीक ना, वो इसी से।
तो उसी से वायुमंडलीय दाब का निर्धारण होता है। और आपको हमने बताया था कि 110 किलोमीटर पर 1 सेंटीमीटर पारे का जो बैरोमीटर पे है 1 सेंटीमीटर कम हो जाता है, यानी वायु दाब कम होता जाता है। बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर से मापा जाता है और बैरोमीटर में पारे का प्रयोग होता है, ये समझ लिया आपने। बैरोमीटर पर 76 सेंटीमीटर का माप अंकित होता है जब पारे का तल एकाएक गिरने लगे। देखिए, ये पारे का 76 सेंटीमीटर का है, 76 सेंटीमीटर का है। मान लो कि भैया ये यहाँ प्रेशर है, अब अचानक गिर के यहाँ आ गया। मान लो यहाँ 70 पे था, ठीक है, और यहाँ सीधे आ गया 50 पर, 20 पर, ठीक है। आज एकाएक गिरने लगे तो समझ लीजिए वातावरण में तूफान आने वाला है, आंधी आने वाली है, तेज हवाएं चलने वाली हैं, ठीक है। और जब पारा धीरे धीरे करके नीचे आता है, 70, फिर 69, फिर 68, ऐसे नीचे आने लगे, तो समझ लीजिए कि वर्षा होने वाली है, ठीक है। ह्यूमिडिटी बढ़ने वाली है, वर्षा होने वाली है, ठीक है। जब पारे का तल धीरे धीरे ऊपर जाने लगे तो इसका मतलब जैसे 68 पे, मतलब 56 पे आ गया था, 56 पे आ गया था, अब ये धीरे धीरे 57 हो गया, फिर 58 हो गया। धीरे धीरे जब ऊपर जाने लगे तो इसका ये संकेत जानते हैं किसका होता है? स्वच्छ मौसम का। मतलब स्काई एकदम क्लीन होने वाली है, साफ मौसम, धूप निकलने वाली है, तारे निकलने वाली, समझ रहे हैं? बात समझ में आ रही है? तो ये तो हो गया भैया दाब, वायुमंडलीय दाब और ये वायुमंडलीय दाब को नापने मापने की इंस्ट्रूमेंट और सारी चीजें इसकी हो गई। यहाँ पर तो सबको समझ में आ जाना चाहिए कि दाब क्या है। अब तो दोबारा नहीं पढ़ाना पड़ेगा ना, कंफर्म है? चलें, चलिए अगला देखिए। दाब खत्म हो गया, अब ऊर्जा, एनर्जी। एनर्जी शुरुआत करते हैं, हेडिंग डाल लीजिए एनर्जी। किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता को ही ऊर्जा कहते हैं। किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता को ही ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा की रूपरेखा को क्रियात्मक रूप में देखा जा सकता है। कार्य करने की क्षमता, किसी व्यक्ति में, वस्तु में जो भी कार्य करने की क्षमता है, जितना काम करने की कैपेसिटी है, वही ऊर्जा है। और ऊर्जा की रूपरेखा को क्रियात्मक रूप में देखा जा सकता है, यानी ऊर्जा को तो नहीं देखा सकता, लेकिन ऊर्जा को क्रियात्मक रूप में ऐसे देखा जा सकता है कि कौन कितना काम करता है, तो उसी हिसाब से उसकी ऊर्जा होती है, ठीक है। क्रियात्मक रूप में देखा जाता है, यह एक अदिश राशि है, ठीक, जिसका मात्रक जूल होता है। इसका मात्रक जूल है। ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ये आप बचपन से सुनते आते होंगे यही चीज, ऊर्जा को ना उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसका केवल रूपांतरण होता है, एनर्जी का ट्रांसफार्मिंग होती है, तो ऊर्जा का रूपांतरण किया जाता है। एक ऊर्जा यदि दूसरे रूप में परिवर्तित होती है तो कुछ अंश बाहर हो जाता है, समझ रहे हैं? ऊर्जा यदि रूपांतरित हुई तो कुछ अंश बाहर भी होता है इसमें से, ठीक ना, और बाकी उसको परिवर्तन हो गया। तो ऊर्जा दो प्रकार की होती है, एक गतिज ऊर्जा होती है, एक स्थितिज ऊर्जा, ठीक, काइनेटिक एनर्जी और स्टैटिक। तो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दो रूपों में होती है। गतिज ऊर्जा क्या है? किसी वस्तु में गति के कारण जिस ऊर्जा का उद्भव होता है उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। किसी वस्तु में गति के कारण
मोशन के कारण जिस ऊर्जा का उद्भव होता है उसे क्या कहते हैं? गतिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे वाहन चलता है, कार हो, मोटरसाइकिल हो, चलता है, उसमें गति होती है ना, और इंजन चलता रहता है। तो इंजन चलता रहेगा तो गतिज ऊर्जा होगी ना। पंखे का चलना, फैन चलता है, उसमें कौन सी ऊर्जा? गतिज ऊर्जा। फेंका गया तीर, कोई तीर कमान धनुष पे लेकर के और खींच करके फेंक दिया गया है, तो उसमें क्या है? आगे की ओर बढ़ रहा है, गतिज ऊर्जा है। ठीक है। गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है हाफ एम बी स्क्वायर। ये देखिए, ये लिखा हुआ है हाफ एम बी स्क्वायर, ये इसका फार्मूला है। ठीक है, इसको याद कर लीजिए, ये फार्मूले को जरूर याद कर लीजिए। खासतौर पर सिविल वगैरह में, टेट वगैरह में तो ये फार्मूला केवल पूछा जाता है, लेकिन सिविल वगैरह में इस पे क्वेश्चन भी दे देता है। ठीक है, सिविल सर्विसेज में। यम जानते ही हैं आप, क्या है यम? ये द्रव्यमान है। ठीक है। वी क्या है? वेलोसिटी है। ठीक है, आप समझ रहे हैं। चलिए आगे। स्थितिज ऊर्जा, भाई गतिज ऊर्जा है तो वेग भी होगा, और द्रव्यमान 1/2, इसे न समझ में आया तो ऐसे लिख लीजिएगा 1/2 mv², ये है फार्मूला गतिज ऊर्जा। ठीक। स्थितिज ऊर्जा देखिए, किसी वस्तु में स्थिति के कारण उसकी जो स्थिति है, उसकी जो वर्तमान में जिस रूप में है, उस कारण यदि कोई ऊर्जा प्राप्त होती है तो उसे क्या कहते हैं? स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। कैसे? खींचा हुआ तीर, हम उस पे तीर लगा के खींच दिया गया है, वहीं पर रोक दिया गया है, कौन सा उसमें, कौन सी ऊर्जा है उसमें? स्थितिज ऊर्जा है। तीर खींचा हुआ है, जैसे ही छूटेगा गतिज ऊर्जा हो जाएगी, और जब तक खींचा हुआ है तब तक स्थितिज ऊर्जा है उसमें। घड़ी में चाबी भरना, घड़ी में घुमा करके वो चाबी भरते हैं ना, वो कौन सी ऊर्जा है? स्थितिज ऊर्जा है, उसकी स्थिति के कारण है। स्प्रिंग, स्प्रिंग वाला को खिलौना होता है, उसमें भी स्थितिज ऊर्जा होती है, तो वो स्थितिज ऊर्जा हुई। अब स्थितिज ऊर्जा का सूत्र ये है, स्थितिज ऊर्जा का बराबर द्रव्यमान गुणे गुरुत्व गुणे ऊंचाई। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा बराबर mgh, मास, द्रव्यमान, जी से गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है, ये ये है स्थितिज ऊर्जा। mgh, h से हाइट। ठीक। m फॉर मास, g फॉर गुरुत्वीय त्वरण, h फॉर हाइट। ठीक। चलिए आगे। आइए एक और देख लेते हैं। आइंस्टीन के अनुसार, आइंस्टीन जी क्या कह रहे हैं इनको भी समझ लें। आइंस्टीन के अनुसार प्रत्येक वस्तु में द्रव्यमान और ऊर्जा का रूप समाहित होता है, एवं इन्हें एक दूसरे में परिवर्तित किया जा सकता है। आइंस्टीन क्या कह रहे हैं कि प्रत्येक वस्तु में द्रव्यमान यानी मास एंड एनर्जी का रूप समाहित होता है। वस्तु में द्रव्यमान कुछ न कुछ होता ही है, ऊर्जा भी होती है, एवं इन्हें एक दूसरे में परिवर्तित किया जा सकता है, जिसे निम्नलिखित समीकरण से प्रदर्शित करते हैं। ये आइंस्टीन का ऊर्जा द्रव्यमान परिवर्तन सूत्र है। क्या है? E=mc²। ये ठीक है, इसको याद रखिएगा, E=mc² हमेशा याद रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, हमेशा पूछा जाता है। कभी पूछ लीजिएगा किसका ये द्रव्यमान, किसका ये सूत्र है? द्रव्यमान ऊर्जा का, ऊर्जा
ठीक है। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है सीरीज फार्मूले पर, या दूसरा चीज फार्मूला ना दे करके सीधे ये पूछ सकता है कि आइंस्टीन का ऊर्जा द्रव्यमान परिवर्तन का सूत्र क्या है। ई स्क्वायर इक्वल टू एम सी पूछ लेगा, ई इक्वल टू एम सी स्क्वायर पूछे ऑप्शन दे देगा, और ई इक्वल टू एम स्क्वायर सी, ऐसे ही कंफ्यूजन करके पूछ। ठीक है। ई क्या है आप जानते हैं, ऊर्जा है। एम क्या है, द्रव्यमान है। सी क्या है, प्रकाश का वेग। ठीक है, प्रकाश की चाल है। आगे चलें। अब आइए एक चीज आपको बता देते हैं कि दैनिक जीवन में देखिए ऊर्जा का रूपांतरण कैसे होता है। मतलब स्थितिज ऊर्जा का गतिज ऊर्जा में, गतिज ऊर्जा स्थिति ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में, वैद्युत ऊर्जा में, प्रकाश ऊर्जा में कैसे क्या परिवर्तन होता है, इसके कुछ उदाहरण हैं बने हुए। ठीक ना। उन उदाहरण का सीधा सीधा परीक्षा में इस्तेमाल करके और आपको पूछ लिया जाता है कि ये बताइए कि ये क्या होता है। ठीक ना। तो दैनिक जीवन में ऊर्जा रूपांतरण के उदाहरण मिलते हैं, जिनमें से कुछ निम्नलिखित हैं। पहला देखिए, टरबाइन चलाना। टरबाइन चलाने में जल की स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। ठीक है, जल की स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तन हुआ। डायनमो, डायनमो में यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है। ठीक। मोटर, मोटर आप समझ ही रहे हैं कि क्या होती है। मोटर को विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है। ठीक है, बिजली दिया जाता है तो यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन किया जाता है इसको करनी। विद्युत बल्ब, विद्युत बल्ब में कौन सी ऊर्जा होती है, विद्युत ऊर्जा होती है। ठीक है, विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा एवं प्रकाश, लाइट भी आती है उसमें और प्रकाश भी होता है, ऊष्मा प्रकाश। ठीक है, थोड़ा बहुत ऊष्मा भी रहती है उसमें और प्रकाश तो मिलता ही है बल्ब से। हीटर, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा तथा ऊष्मीय ऊर्जा में, इसमें भी लाइट और ऊष्मा, इसीलिए तो उसको हीटर चला करके आप, सर्दियां अब आ रही हैं, आप लोग हीटर का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करेंगे ऊष्मा लेने के। शुष्क सेल, रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है इसका। ये जितना लिखा हुआ है, इस सब का सब आपको याद रखना है कि कौन सा किसमें। ये परीक्षा में सीधे सीधे पूछा जाता है। टेट, सुपर टेट निश्चित रूप से पूछा जाता है। इसमें से एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, साइंस से ज्यादातर एक क्वेश्चन इसी से पूछ लिया जाता है कि इसमें, क्योंकि दैनिक जीवन से इस्तेमाल होने वाली वस्तुओं का ज्यादा एग्जाम में का चलन है कि दैनिक जीवन से संबंधित जितनी भी साइंस की चीजें हैं उससे ही प्रश्न उठाता है एग्जाम में। ठीक है। मोमबत्ती, रासायनिक ऊर्जा है, रासायनिक चीज है, ऊष्मा एवं प्रकाश में परिवर्तन होता है उसका। ठीक है। माइक्रोफोन, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है माइक्रोफोन में। ठीक है। लाउड स्पीकर, सितार, लाउड स्पीकर में भी वही है, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है। लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तन होता है। सितार एवं सारंगी यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तन होता है। समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है तो बताइए। भाई सितार है, सितार एक यंत्र है ना, तो उसमें कौन सी ऊर्जा है, यांत्रिक ऊर्जा है। उस सितार को जब बजाता है तो क्या निकलती है, ध्वनि। तो कौन सी ऊर्जा में परिवर्तन हुआ, यांत्रिक ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा में। इसी प्रकार से लाउड स्पीकर है, लाउड स्पीकर में करंट दिया गया, उस करंट में विद्युत ऊर्जा है। आपने माइक पर बोला, लाउड स्पीकर पर बोला, कोई शब्द बोला, कोई लैंग्वेज बोली, कोई कविता बोली, तो उसको क्या हुआ, लाउड स्पीकर ने तेज आवाज में ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित किया कि नहीं किया। बस यही चीजें ऐसे ही समझ लीजिए। और इतना जितना बता दिया हूँ, इतना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से हमेशा प्रश्न आता रहता है। थोड़ा सा दो और है। इलेक्ट्रिक
वाली जो बेल है, इलेक्ट्रिक बेल होती है ना, या डोर बेल लगी हुई है, वो कैसे होती है? विद्युत ऊर्जा उसमें होती है, ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तन उसमें भी होता है। ताप विद्युत घर, मोस्ट इंपोर्टेंट, ये वेरी इंपॉर्टेंट। सीधे सीधे पूछ लेगा ताप विद्युत घर में कौन सी ऊर्जा में परिवर्तन होता है, तो यहाँ पर परमाणुीय ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है। ठीक, समझ में आई बात? परमाणुीय ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है, तभी ना आपको बिजली मिलती है। अगला है कार्य, वर्क। वर्क क्या होता है, आप समझिए इसको। किसी वस्तु पर लगाए गए बल तथा बल की दिशा में वस्तु के विस्थापन। किसी वस्तु पर लगाए गए बल, ये एक वस्तु है, इस पर लगाया कोई बल, ये लगा फोर्स। ठीक, ये वस्तु है, इस पर लगाया फोर्स। अब फोर्स लगाने पर, फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, तीर देखिए, इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया। फोर्स लगाने के बाद बल की दिशा में वस्तु के विस्थापन, मान लीजिए वस्तु यहाँ पर थी, यहाँ से हटकर वस्तु यहाँ पर चली आई, ठीक है, इस पॉइंट पर, तो विस्थापन कितना हुआ? यहाँ से लेकर यहाँ तक विस्थापन हुआ हुआ तो इस विस्थापन और लगाए गए बल, इसी का गुणनफल जो होता है उसी को क्या कहते हैं? वर्क कहते हैं, कार्य कहते हैं। यह एक अदिश राशि है, कोई निश्चित दिशा नहीं है, अदिश राशि है कि किस दिशा में बल लगाना है। इसका मात्रक जूल है, समझ रहे हैं? इसका मात्रक जूल। कार्य का सूत्र है कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। ये चीज वर्ग पूछेगा तो बल गुणे विस्थापन, समझ रहे हैं? ये फार्मूला याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब आ जाइए, शक्ति क्या है, फोर्स क्या है। किसी मशीन अथवा कर्ता के द्वारा, किसी मशीन अथवा कर्ता के द्वारा कार्य करने की दर को, कोई व्यक्ति है या मशीन है, इसके द्वारा कार्य करने की दर, एकांक दर क्या होती है? एकांक समय में कार्य जो किया गया है उसकी, उसी को दर कहते हैं। तो कार्य करने की दर को शक्ति अथवा सामर्थ्य कहते हैं। तो शक्ति का मतलब जूल प्रति सेकंड होता है, इसे वाट भी कहते हैं, ठीक है, जूल प्रति सेकंड, इसे वाट भी कहते हैं। ये तो हमने मात्रक बता दिया था वहां पे शुरुआत में ही, सभी का मात्रक बता दिया था, कार्य, शक्ति का मात्रक, हर चीज का मात्रक बता दिया था। आगे आप देखेंगे तो दाब का मात्रक, कार्य का मात्रक, शक्ति का मात्रक, मात्रक सब बता दिया हूँ। इसका एक और मात्रक अश्वशक्ति होता है, हार्स पावर कहते हैं इसको, एचपी, हार्स पावर, ये इसका एक मात्रक है। तो शक्ति कार्य करने की दर को ही शक्ति कहते हैं। इसका फार्मूला देखिए, इसका फार्मूला है शक्ति बराबर कार्य बटे समय। जितना कार्य हुआ है, मान लीजिए आपने कोई एक काम है उसको 50 किया और समय लिया है आपने 25 मिनट, तो इसकी शक्ति क्या हुई? 2 HP। ठीक, समझ में आ रही बात को? 50 जूल काम किया है आपने, ये कार्य, ठीक है, 25 सेकंड में कर दिया,
तो ये क्या हो, 2 HP का आपने काम कर लिया है। 2 HP का काम कर, ठीक, चले, 2 वाट का काम किया है। अब एक अश्वशक्ति बराबर, आपको ये भी दिमाग में कंफ्यूजन चल रहा होगा कि एक अश्वशक्ति बराबर होता क्या है। तो 746 वाट होता है एक अश्वशक्ति बराबर, यानी बड़े कार्य फोर्स में जब कहीं शक्ति, तो शक्ति में कहीं जब बड़ा मात्रक का इस्तेमाल करना होगा तो HP का करेंगे, नहीं तो वाट में करेंगे। ठीक, आज इतना ही। आज ये आपका ऊर्जा वगैरह खत्म हो गया है। अब अगली कक्षा से आपको हम पढ़ाएंगे ऊष्मा एवं तापमापन। अगली कक्षा में ऊष्मा एवं तापमापन खत्म कर देंगे ये, और हो सकता है कि शुरुआत कर दें प्रकाश, लाइट, लेंस वगैरह, ये भी शुरुआत कर देंगे। तेजी से हम पढ़ाएंगे, देखिए उतना ही पढ़ाएंगे जितना कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है, उतना पढ़ाएंगे जितना आपका ये सीटेट, टेट, ये भी, इसको भी ध्यान में रखना है ना भैया, ये लोग कोई वो तो है नहीं, और सुपर टेट, इनको भी ध्यान में रख के पढ़ाना है। तो इनका भी जो है, जितना अधिक से अधिक कोर्स कंप्लीट कर देंगे ना, उतना इन लोगों को लाभ होगा। हिंदी तो हमने जितनी पढ़ा दी है, आप लोग चैनल पे जाएंगे, चैनल पर जाएंगे तो उसमें सब हिंदी का अलग और साइंस का अलग, प्रैक्टिस सेट का अलग, 3 प्रैक्टिस सेट हिंदी के करा दिए हैं, उसको देख लीजिए। और हिंदी शुरू से लेकर के अंत तक, हिंदी में केवल एक चीज हमने आपको नहीं पढ़ाया है अभी तक, छंद। हम इसकी 2 क्लास लेकर के छंद को खत्म करेंगे। तो हिंदी में लगभग पूरा कोर्स कंप्लीट है। अब आपको रही बात पर्यायवाची और ये मुहावरे, लोकोक्तियां, ये कोई पढ़ाने की चीज है नहीं, फिर भी मैं इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट आपको लिखवा दूंगा, बहुत महत्वपूर्ण जो है इसको लिखवा दूंगा, लेकिन ये पढ़ाने की चीज है नहीं, इसको खुद से पढ़ने की चीज है। अनुलोम विलोम, ठीक है, पर्यायवाची, समानार्थी, ये सब चीजें अपने आप से पढ़ने की चीजें हैं। 2 बार 4 बार पढ़िए, उसके बाद खुद ब खुद आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और हिंदी समाचार पत्रों को पढ़िए आप लोग। हिंदी समाचार पत्र पढ़ेंगे, अच्छी अच्छी उसमें शब्दावलियां मिलती हैं, आप वहां से पढ़िए, किसी बुक में उठा करके उसको देखिए कि क्या है वो, ये जो नहीं समझ में आएगा, उस पर भी नहीं समझ में आवे तो आप हमसे, हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में पूरा लिंक दिया हुआ है, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, यूट्यूब सब दिया हुआ है। आप उस पे आप क्वेश्चन डाल दीजिए, जब भी इधर से देखता हूं मैं उसको आपको आंसर दे दूंगा। तो हिंदी पूरी समाप्त हो चुकी है। फिजिक्स समाप्त करने के बाद जल्दी से रसायन विज्ञान और फिर जीव विज्ञान पे आएंगे। साइंस और हिंदी ये दोनों खत्म हो जाएगा। फिर आपका, हमने एक कम्युनिटी में एक क्वेश्चन डाला था, तो ज्यादातर लोगों की चॉइस ये है कि संविधान पर कर दिया जाए। देखते हैं, संविधान या पर्यावरण भी शुरू कर सकते हैं, पहले साइंस खत्म करना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और एक चीज भाई, आप लोग लाइक शेयर मत भूला करिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब, नए लोग सब्सक्राइब कर लिया करिए, जिससे कि क्लास आपको नियमित रूप से मिलती जाएगी, ठीक है। धन्यवाद, नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।